वो हैंडसम वजीर आजम भी, उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। आज तक किसी एक भी मोटी गर्दन के गले में फंदा नहीं डाला जा सका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। नया पाकिस्तान आज मौजूए बहस आएगा। नया पाकिस्तान रावियान रिवायत का ख्याल है कि पुराने पाकिस्तान से भी बदतर हो गया है। एहतसाब के झूठे दावे, फरोई बातों के ज़रिए दिल बहलाया जा रहा है और वो सरकार, वो हैंडसम सादिक और अमीन वज़ीर आज़म जो एहतसाब के बुलंद व बांग नारों और दावों के साथ बरसर इक़्तिदार आए थे, खुशी की खबर, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, खुशी की खबर ये है कि वो हैंडसम वज़ीर आज़म भी, उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने अपनी आजिज़ी का, इनकिसारी का ऐलान करते हुए कहा है कि वो एतराफ़ करते हैं कि इंसाफ की फराहमी में नाकाम हो चुके। तहरीक इंसाफ, जिसकी बका, जिसका क़याम अमल में इसलिए लाया गया था ताकि मुल्क के शहरियों को इंसाफ मिले, अगर तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के कायदे तहरीक नाकाम हो गए तो फिर इस मुल्क को इंसाफ क्या अल्ताफ़ भाई ने देना है? और अगर नहीं तो फिर सिंध से विफाक तक अब क्यों जगह जगह इंसाफ की शिकस्त फाश नज़र आ रही है? बरतानिया का अगर हम जायज़ा लें तो वो बरतानिया जहाँ से मेरे हैंडसम पढ़ करके आए हैं, जहाँ वो अल्लाह मारी दरसगाह मौजूद है कि जिसका किया धरा हम भुगत रहे हैं ख़ान साहब और हज़रत बिलावल की डिग्रियों की सूरत में, ऑक्सफोर्ड। बरतानिया में एक शहज़ादा, वो शहज़ादा जो बहुत मुक़र्रब था मम्मी डैडी का, वो महज कुछ मुबैना किस्म के इल्ज़ामात पर रांदा दरगाह कर दिया गया है। उस पर ज़्यादती का, अमरीका में एक ख़ातून से मुबैना ज़्यादती का इल्ज़ाम आया और उस ज़्यादती के बाद उसके साथ जो ज़्यादती हुई वो नाकाबिल तलाफ़ी है। उसको 9 सरकारी फ़ौजी एज़ाज़ात से महरूम किया गया और अब उसे डिसोन फाइनली कर दिया गया है। पाकिस्तान की अर्ज़ खुदादाद की अगर हम बात करें तो 23 मार्च को, 6 सितंबर को, 14 अगस्त को जो हम लोग स्यापा करते हैं, हम लोग जो बताते हैं तमाम पूरे मुल्क को, पूरे लोगों को, पूरी दुनिया को कि हमारा क़याम जो है वो इंसानी तारीख़ ज़्यादा ज़रूरी था। पाकिस्तान का क़याम जो है वो इसलिए अमल में आया है ताकि कुर्रे अर्ज़ पे लोगों को इबरत हो, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की बातें करके जो हम लोग अपने आप को खुशी महसूस करवाते हैं। हमारे यहाँ हालत ये है कि यहाँ करप्शन जो है वो मेरिट है। जब तक आप करप्ट नहीं होंगे, जब तक आपने 2 नंबरी और जुगाड़ का सबूत नहीं दिया, तब तक आप न वज़ीर बनेंगे, न सफ़ीर बनेंगे, न मुशीर बनेंगे और न ही इस तरह की कोई नवाजिशात आप पर आएंगी। अगर हम बात करें तो विफाक में जहांगीर तरीन साहब, वो जिनकी जहाज़ में झोली भर भर कर लोगों को मन्नतें और मुरादें दी गई, मन्नतें और मुरादें इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे क्या किया था उन्होंने। उसके बाद फिर अरकान असम्बली की शॉपिंग हुई, उसके बाद तहरीक इंसाफ की ये हुकूमत जो है वो फिर मारिज़ वजूद में आई, जिसके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज मुंतखब होने का लुत्फ़ उठा रहे हैं। तहरीक इंसाफ में जहांगीर तरीन साहब वो भी खुश हैं, खुसरू बख्तियार के भाई वो भी खुश हैं, पेट्रोल बहरान वाले बाबर, नदीम बाबर वो भी खुश हैं, अद्वियात बहरान वाले जो हैं वो अल्लाह उनको नेकी दे, आमिर कियानी वो भी खुश हैं, हम्माद अज़हर साहब जिन्होंने कहा था कि गैस दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, वो भी हाथ खड़े करके खुश हैं, सब खुश हैं। लेकिन अगर कोई पिस रहा है तो वो है अवाम। और अगर हम सिंध की बात करें तो अल्लाह अल्लाह, सिंध की तो बात इन्वर्टेड कॉमास में करनी चाहिए भाई, इसलिए कि सिंध में हालत ये है कि सिंध का सबसे बड़ा, मेरा ख्याल है डाकुओं की अगर पुगम कराई जाए, टॉस कराया जाए, डाकुओं में अगर नंबरिंग की जाए तो सबसे बड़ा या इस दौर का सुल्ताना डाकू वो पकड़ा गया था साबिक डीजी पार्क्स लियाकत अली खान। नाम इतना और उसकी हरकतें देखिए, उसके घर से क्या क्या कुछ नहीं निकला। इतनी सारी गाड़ियां के देख करके अक्ल खीरा हो गई, इतना पैसा, इतना जेवर, और ये सब वो मेहनत की, खून पसीने की कमाई से हरगिज़ नहीं लाए थे। ये सब चोरी चमारी का पैसा था, ये सब मेरा और आपका पैसा था। वो नेकोकार भी अब हालत उनकी ये हुई है कि उन्होंने अरबों रुपए की, बल्कि खरबों रुपए की करप्शन की है। बड़ा दादो तहसीर के डोंगरे बरसाए गए जब उनको गिरफ्तार किया गया था। नैब ने बड़ा शू शां किया था, फूं फां किया था, लेकिन उसके बाद नैब का तरमीमी ऑर्डिनेंस आया और उसके बाद अब एक रिलीफ की लहर जो है वो दौड़ गई है तमाम चोरों चमारों में। अरबों रुपए की करप्शन के बाद हज़रत साबिक डीजी पार्क्स लियाकत अली खान ने
उन्होंने अल्लाह आपको नेकी दे महज 10 लाख रुपए की जमानत करवाई है। ये तो चलो शुक्र है, फिर भी 10 लाख रुपए में करवाई। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जिसकी माशाअल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह शरई दाढ़ी भी है, जो बाकायदा 5 वक्त का नमाजी भी है, साथ में बाकायदा वो 5 वक्त नमाज पढ़ने और पढ़ाने के अलावा रमज़ानों में ट्रांसमिशंस भी करता है, अल्लाह रसूल की तरफ लोगों को दावत भी देता है, और एजेंसियों के पास उसके अरबों रुपए की 2 नंबरियों के सबूत भी बाकायदा मौजूद है। लेकिन क्या आपको पता है कि उसकी जमानत कितने में हुई थी? 2 लाख। जी हां, अरबों का डाका और 2 लाख रुपए में जमानत लेकर के हजरत आज भी सीनों पर मूंग दल रहे हैं। इसी किस्म की कुछ पुरलुत्फ बातों से अपने मेहमानों को बोर करने के लिए मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब राना एहसान अफजल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, जनाब अकरम द ग्रेट चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेहमान अभी इस शो में वारिद हुआ ही चाहते हैं, शाहिदा रहमानी साहबा अभी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को शो में शिरकत पर, इस खतरे के उठा लेने पर उनको खिराजी अकीदत पेश करते हैं। हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर सरकार का सब्र आजमाने के लिए अकरम चीमा साहब के पास जाएंगे। चीमा साहब कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है भाई। सर पूछना ये था कि ये जो नया पाकिस्तान हमने बनाया था, मन्नतों मुरादों से तब्दीली का झूला झूल झूल करके और सखियाँ बरसरे इक़्तिदार लाई थीं, उसके बाद भी खैर कुछ नहीं हुआ, वही सारी बातें हैं, वही सारे दावे हैं। लेकिन हैंडसम ने जो खुद ही हैंड्सअप कर दिया, उन्होंने खुद ही कह दिया कि हम इंसाफ की फराहमी में नाकाम हो गए। ये लग बात कि ये जिस हस्ती को सामने बिठा करके कहा था वो वज़ीर आज़म हाउस की पार्किंग में भी नज़र नहीं आना चाहिए था, लेकिन चूंकि खान साहब की चमचागिरी सुबह शाम अपने चैनल पे बैठ के कर रहे हैं, खैर से ब्यूरो चीफ भी हैं, DSNGs वगैरह भी आपको पता है इधर से उधर होती हैं, इसलिए खान साहब ने उनको बिठा करके और ये एतराफ़ उनके सामने कर ही दिया कि मैं एहतसाब की फराहमी में या एहतसाब की अंजामदही में नाकाम हो गया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरफीन देखिए, मैं समझता हूँ कि इसको आपको वसी कॉन्टेक्स्ट में आपको इस सारे सिनेरियो को देखना होगा कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि यहाँ पर आज तक मैं भी इसको बरमला कहूँगा कि आज तक जो करप्शन है उसको ख़त्म नहीं किया जा सका, और जितने भी इसके करप्शन के बेनिफिशरी हैं आज तक किसी एक भी मोटी गर्दन के गले में फंदा नहीं डाला जा सका। तो मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ हमारे प्रोसिक्यूशन के निज़ाम की नाकामी है, बल्कि मैं इसको अदलिया की नाकामी से भी ताबीर करूँगा, क्योंकि बहरहाल अदलिया का ही काम है इंसाफ करना और इदारों का काम है उसके सबूत जमा करना। सर मैं आपकी खिदमत में एक मुख्तसर सा जुमला अर्ज कर देता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन मौजूद है। एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमतें पुअर गवर्नेंस के जरिए डिलीवर करने में नाकाम रही हैं, जिसका बर्डन भी अदलिया तक आया है, और लोगों को मामूली कामों की फराहमी के लिए भी जो है वो गवर्नेंस नाकाम हो चुकी है, हुकूमतें नाकाम हो चुकी हैं। सर आप अदलिया को कटहरे में खड़ा कर रहे हैं? जी जनाब, देखें, जब सज़ा और जज़ा का अमल, यहाँ पर गरीब को तो सज़ा हो जाएगी, सही है ना, यहाँ पर जेब कतरा तो जेल चला जाएगा, यहाँ पर रोटी चोरी करने वाला तो जेल चला जाएगा, सही है, यहाँ पर बस कंडक्टर तो जेल चला जाएगा, लेकिन जो बड़ी मछलियाँ हैं ना वो जेल जाएंगी, बल्कि आपने अभी रिसेंटली आपके सामने के वाक़यात हैं कि जो लोग सरेआम कत्ल में मुलव्विस थे, आपने देखा कि किस तरह वो घरों से बरामद हुए और उनको वापस जेलों में शिफ्ट किया गया। देखें, ये एक मरबूत करप्शन का निज़ाम है जो कि इस पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पूरी कोशिश हमारी अभी तक जारी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उसके ऊपर काबू पाएँ। लेकिन ये इतना सरायत कर चुका है हमारे माशरे के अंदर कि जिसको मैं कहूँगा कि डिज़ास्टर की इस वक्त कैफियत से हम गुजर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन सर डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी होती है। थोड़ा सा तवक्कुफ़ की इस्तदा के साथ मैं जाता हूँ जनाब राना एहसान अफजल साहब के पास। राना साहब, सर जनाब मन ये मुझे बताइएगा, एहतसाब का दायरा तो वसी हुआ है, हर मरतबा एहतसाब की बुलंदोबांग बातें भी सुनाई देती हैं, लेकिन नतीजा वही है ढाक के 3 पात, और अब तो खान साहब ने भी एहतसाब के अमल में नाकामी का एतराफ़ कर लिया है। सर कुछ कहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नूरुल आरफीन साहब, जो एहतसाब का नारा PTI ने निकाला और लगाया और उसके ऊपर इलेक्शन लड़ा, वो तो पूरा फ्लॉप सीन का मंजर जो है वो पेश कर रहा है। और वो किस तरह के एहतसाब होता है अक्रॉस द बोर्ड,
अक्रॉस जो सब लोगों का एहतसाब बराबर होना चाहिए, चाहे वो हुकूमत में हो, ऑपोजिशन में हो, लेकिन यहाँ एहतसाब तो हुआ ना, पीपल्स पार्टी का हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का हुआ, और किसका होना था? देखिए, क्या पीटीआई का भी होना था? देखिए, यहाँ इंतकाम लिया गया, एहतसाब नहीं हुआ, इंतकाम हुआ और उसमें फ्लॉप हो गए। आपने शाहिद खाकान अब्बासी को एलएनजी के मामले में अंदर किया, और जो एलएनजी का स्कैंडल आपका खुद अब जो बन गया है, जो आप फन्नस के माफिया को पाल रहे हैं, जिस तरीके से आपने जो है वो एलएनजी के मामलात को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया, उसका क्या? वहां खामोशी है। आपने एहसन इकबाल को जो है फेडरल गवर्नमेंट के फंड से जो है वो स्कूल अपना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने पे अंदर कर लिया, लेकिन इसी तरह की मिसालें आपको अपने अंदर से मिलेंगी। तो यहाँ एहतसाब नहीं किया गया, यहाँ इंतकाम लिया गया। लिस्ट बड़ी, फहरिस्त बहुत लंबी है। आपने फॉरेन फंडिंग केस बनाया इन पे, ये सॉरी टीटीओ का केस बनाया आपने शहबाज शरीफ पे, कुछ साबित ना कर पाए, लेकिन अपना आपका फॉरेन फंडिंग केस आ गया जिसमें रिपोर्ट भी जारी होगी कि हाँ भाई फॉरेन फंडिंग भी आई, ममनुआ फंडिंग भी आई, फिर आपने जो है वो छुपाए। आपने 18 से जायद बल्कि दर्जनों अकाउंट जो है कंसीलमेंट की, और दूसरी तरफ आपने एक वजीर आजम को जो है, जो मुंतखब वजीर आजम था, उसको आपने वो तनख्वाह लेने के ऊपर निकाल दिया जो उसने ली भी नहीं, वो जाहिर ना करने पे निकाल दिया। तो बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर एहतसाब को एज अ आला, एज अ टूल इस्तेमाल किया गया हमेशा से, और पीटीआई उसकी बदतरीन शक्ल है। अब वो परेशानी इस चीज की है, जो इमरान खान को परेशानी है वो इस चीज की है, एहतसाब का नारा था वो फ्लॉप, मईशत का नारा था वो बिल्कुल बदतरीन सूरत हाल की तरफ जा रही है। कहा था हम रिफॉर्म्स लाएंगे, ना एफबीआर में रिफॉर्म, ना पुलिस में रिफॉर्म, ना क्या कहते हैं आपका सर्कुलर डेट के अंदर, पावर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म। फिर आपने कोई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट किए थे, वो आप हमारी तख्तियां जो हमारे प्रोजेक्ट से उन पे तख्ती पर तख्ती लगाई जा रहे हैं। तो अब मसला ये है कि अब तो झगड़ा पड़ गया है, अब तो परवेज खटक झगड़ने वाली बात नहीं है। आज जो है ना बड़ा अच्छा दिन है, संडे को मैं नहीं झगड़ता। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहब बहुत देर से, आखिरी पॉइंट जी जी एक मिनट। अब मसला ये है कि अब इनका वो क्या कहते हैं, नूर आलम कहता है कि ये जो पहले 3 सफों में बैठे हैं ये काबीना, इनका नाम ईसीएल में डालो, फिर पाकिस्तान ठीक होगा। अब तो अंदर से फूट पड़ गई है भाईजान। ठीक है, रपड़ पड़ गया। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आ रहा हूँ। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, सबसे पहले तो बहुत माजरत, आपको इतनी देर तक होल्ड पे रखा, लेकिन मेरा ख्याल है आप मेरा उज़्र कबूल फरमाएंगी। मैडम, हम बात कर रहे हैं नए पाकिस्तान को रो रहे हैं, नए पाकिस्तान में भी वही सब पुरानी बातें, लेकिन खबर नई, थोड़ी सी मुख्तलिफ अंदाज में पेश कर देता हूँ। इमरान खान साहब ने तो अपनी माजूरी का इजहार किया था, लेकिन यहाँ तो सदर मुअज़्ज़म ने भी एक खुशामदी एंकर को इंटरव्यू देते हुए, एक फुल टॉस एंकर को, जिसकी बाकायदा प्रोग्राम्स को, जिसके ट्वीट्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ब्रिगेड, जहादी ब्रिगेड बाकायदा पब्लिसाइज करता है, ये बाकायदा उनका काम है। तो मैडम, उन साहब के प्रोग्राम में बैठ करके जनाब सदर ने ये कबूला है कि हम जो समझ रहे थे कि हम आते ही ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसको लटका देंगे, उसको लटका देंगे, हमारा अंदाज़ा गलत था। इस मुल्क में निज़ाम इतना पेचीदा है कि जिसको समझने में हमें बहुत टाइम लगा, और एक टेन्योर फाइनली फिर ये भी बताया गया कि उसके लिए काफ़ी नहीं होगा। मैडम, आपके ख्याल में कितने अदवार इस एक कार खैर के लिए पूरे हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया। तो होता है इस तरह के काम में। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि जिन्होंने जितनी बड़ी बड़ी बरकें मारी थी, और ये कोई किसी और सैयारे से नहीं आए थे, इसी पाकिस्तान में रहते हैं, इसी पाकिस्तान में 5 साल अपोजिशन की, KPK में गवर्नमेंट की, उसके बाद 2018 में इनको ये इक़्तिदार मिला, और इन्होंने खुद कहा कि अच्छा हुआ हमें 2013 में नहीं मिला, 18 में मिला, हम बहुत कुछ सीख कर आए। और फिर वो आवाम सबसे पहले तो इंतजार करे तो वो जो उनको मुंह पे मारना था। आपने देखा कि वो 200 अरब रुपए तो नहीं आए, लेकिन आपने ये देखा कि हमारे इदारों को, अभी जिस तरह इन्होंने कहा ना कि इदारे, मैडम आपकी आवाज़ में थोड़ा तात्तुल हो रहा है, मेरा ख्याल है कि आपको दोबारा डायल करना पड़ेगा। मैं इसी सवाल का जवाब इंशाल्लाह दोबारा आपसे आकर के लेता हूँ। जी अकरम चीमा साहब, सर इतना तो समझ में आ गया मोहतरमा शाहिदा रहमानी की गुफ्तगू से कि एहतसाब करने के लिए आप किसी और सैयारे से नहीं आए थे, आपने बाकायदा अपोजिशन में रह करके हुकूमत को ऑब्ज़र्व किया, आपने बाकायदा KPA की हुकूमत चलाई, आपको पता तो था कि आपने क्या क्या कुछ करना पड़ेगा, चैलेंजेस क्या क्या हैं, लेकिन वो इक़्तिदार का गर्मा गर्म हलवा विफाक वाला, उसको देख करके
इतनी ललचाहट आप लोगों के आसाब पे सवार हो गई थी कि उसके बाद फिर ये धड़म तख्ता होना ही था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आरफीन आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता कि धड़न तख्ता होना ही था। कोई धड़न तख्ता नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो आज तक मसाइल थे कि इसको हर वक्त एडहॉक पॉलिसीज़ के तहत पाकिस्तान को चलाने की कोशिश की गई और सिर्फ वोट के चक्कर के अंदर पॉलिसीज़ बनाते रहे और जिसका खमियाजा आज पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, मैं समझता हूँ कि दोनों ही भुगत रहे हैं। देखें, एक चीज़ आपको समझनी होगी कि जब आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कि ठीक 1.5 साल बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस मौके पर कौन सी ऐसी हुकूमत है कि जो अनपॉपुलर फैसले करेगी? कौन सी ऐसी हुकूमत है कि वो जो वोटर को नाराज़ करके इस वक्त इस तरह के फ़ैसले करेगी कि जिससे महंगाई में इजाफ़ा हो, जिससे बिजली की कीमत में इजाफ़ा हो, पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा हो? ये इन ही चीज़ों का खमियाजा तो आज पाकिस्तान भुगत रहा है। 19 अरब डॉलर सिर्फ झोंक दिए गए डॉलर को नीचे रखने के लिए 2017 के अंदर, जिस वक्त इनकी हुकूमत आई थी। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि मौजूदा जो गैस का हमारा बुरान है आरफीन, ये 2011 से इसके ऊपर 2011 से गैस के कनेक्शंस के ऊपर मुकम्मल पाबंदी थी और 6 साल तक मुकम्मल पाबंदी रही। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ अपनी वोट के हसूल के लिए, लोगों को राज़ी करने के लिए, MNAs को राज़ी करने के लिए 2017 के अंदर बेपनाह गैस की स्कीम्स खोल दी गई जो कि आज तक एग्जीक्यूट हो नहीं सकी। और जो मैं समझता हूँ कि इस जी सिंध में भी नून लीग की हुकूमत थी। देखें, सिंध की बात नहीं है, ये गैस जो है ये वफाकी सब्जेक्ट है और मैं समझता हूँ कि ये फेडरल गवर्नमेंट इसको करती है। इसी निशानदेही को लेकर के थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा, क्योंकि मोहतरमा शाहिदा रहमानी की आवाज़ हमें साफ सुनाई नहीं दे रही थी। मैडम, आप मुझे सुन सकती हैं अब? मैडम शाहिदा रहमानी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मैडम, मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ, एक मरतबा फिर आप अपने जुमले को वहीं से कंटिन्यू कर सकती हैं जहां आपने छोड़ा था। देखिए आसिन, जब आपने स्टार्ट किया था और आपने जावेद साहब की जो मिसाल दी थी ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, करप्शन सबको पता है, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से टारगेट किया अपोजिशन को, उस वक्त की गवर्नमेंट को, जो अल्फाज कहे गए, लोग तो उन अरबों रुपए के तलाश में थे कि जो एक तो 1200 अरब रुपए की बकौल इमरान खान की रोज करप्शन हो रही थी वो इनके आने से बंद हो गई। दूसरा, वो लोग जो काम नहीं कर रहे थे वो सारे काम करने लगे, करप्ट लोगों की हुकूमत खत्म हो गई, ईमानदार लोग आए। लेकिन लोगों ने कानों को हाथ लगा लिया, उन्होंने कहा नहीं जी, वो पहले वाले जो थे वो बेहतर थे। कम से कम उस दौर में इतनी महंगाई नहीं थी, उस दौर में इतनी लूट मार नहीं थी। आज पाकिस्तान खित्ते में सबसे ज्यादा महंगा तरीन मुल्क बन गया है। आज पाकिस्तान एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक करप्ट तरीन में भी उसका ग्राफ जो है मजीद बढ़ गया है। अब आप ये देखें कि ये इनके अपने अब मेंबरान्स कहते हैं कि जी आगे की 3 सफ़ों को, अब वो आगे की 3 सफ़ों में जो बैठे प्राइम मिनिस्टर समेत जो कैबिनेट है 2002 से लेके 2008, 13 और 9, वो अभी तक कैबिनेट में बैठे हैं और वही इस मुल्क को चला रहे हैं और वही इस मुल्क का वो नासूर है जो करप्ट माफिया को प्रोटेक्ट करता है। और आप ये देखें कि इन्होंने आने के बाद कि वो इदारे जो पार्लियामेंट को जवाब देते थे, अब ऐसी कानून साजी की गई है कि वो पार्लियामेंट को विफाकी हुकूमत जो जवाबदा होती थी, आज उसको उन इदारों को आजाद कर दिया है ताकि वो पार्लियामेंट को जवाबदार भी ना हो। तो करप्शन तो अपने उरूज पे जाएगी। आप फॉरेन फंडिंग केस उठा के देखें, आप इनके पास जितने कैबिनेट में बैठे, हम नहीं कह रहे, इनके अपने मेंबरान्स कह रहे हैं और आप भी ये सोच रहे हैं। आपके हर प्रोग्राम में शायद मैंने एक बात कोट की है कि करप्ट वो लोग हैं जो हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं, कैबिनेट में बैठते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, ATM माफिया बनते हैं और वही इस मुल्क की जड़ों को नाकाबिले तलाशी नुकसान पहुंचाते हैं और वही लोग हैं जो हर हुकूमत की मजबूरी भी बनती है। राइट मैडम, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा के साथ। राना एहसान साहब, सर मैडम ने कुछ इंकशाफात किए हैं, मेरा ख्याल है कि अपोजिशन में होने की वजह से आप इससे इत्तेफाक तो ज़रूर करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि
पाकिस्तान में करप्शन जो है वो बढ़ गई है, दुगनी हो गई है और अभी इसका ग्राफ मजीद बढ़ने की तवक्को है। साथ साथ उन्होंने ये भी इरशाद फरमाया कि करप्शन की आमाजगा अगली 3 सफ़े हैं। बड़ा सकील किस्म का इल्ज़ाम उन्होंने आयद किया है। हालांकि इमरान खान साहब का अपना कोई ज़ाती कारोबार नहीं है, वो सादिक और अमीन भी हैं और हैंडसम भी हैं। सर, उसके बावजूद इतनी सख्त किस्म की चार्जशीट देते हुए अपोजिशन को मेरा ख्याल है एक लम्हा तवक्कुफ तो करना चाहिए था। देखिए, ये चार्जशीट हमारी नहीं है, पूरी एक फहरिस्त है पीटीआई के मेंबरान की, जो कि शुरू होती है हालिया तौर पे परवेज खटक साहब से, जिसने अपने वजीर आजम से पूछा कि भाई तुम्हें वजीर आजम बनाया था, हमारे पास गैस नहीं है, बिजली नहीं है, तो आगे से वजीर आजम ने कहा हमें ब्लैकमेल मत करो, तो वो उसने कहा भाई मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा, मैं अपना हक मांग रहा हूं, तो वजीर आजम ने कहा फिर मैं ऑपोजिशन को हुकूमत दे दूं। ये हाल है। फिर आगे आते हैं अहमद जवाद साहब, जो इनके सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा कि हमें खसूसी तौर पे बदतमीजी करने पे शाबाशी दी जाती है, इनकरेज किया जाता है कि वाह भाई तुमने आज बड़ी बदतमीजी की, और कोई कंसेंसस नहीं है। वन वे ट्रैफिक के फैसले एक तरफ होते हैं और जो मौज जाए। फिर नूर आलम साहब ने कहा, जो ये अभी दोहरा रही थी मेरी जो बहन कॉलीग पीपल्स पार्टी से, वो नूर आलम साहब की बातें दोहरा रही थी कि ये अगले 3 वाले जिम्मेदार हैं। इसी तरह मोहसिन बेग साहब ने बड़े इंकशाफात किए। यहां मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो एडहॉक पॉलिसी की बात अभी ये मेरे पीटीआई के भाई कर रहे थे, एडहॉक पॉलिसी तो हमें मरी सानहे में नजर आई कि जहां कोई पॉलिसी ही नहीं थी। एडहॉक पॉलिसी तो हमें जब आपने चौथा वजीर खजाना लगाया तब नजर आई, जब छठा फाइनेंस सेक्रेटरी नजर आया तब नजर आई, जब आपने 7वां एफबीआर का चेयरमैन लगाया तब नजर आई एडहॉक पॉलिसी। एडहॉक पॉलिसी तो आपका वतीरा है कि जब शुगर को आप एक्सपोर्ट करते हैं फिर इंपोर्ट करते हैं, जब आटे को आप एक्सपोर्ट करते हैं फिर इंपोर्ट करते हैं, तब नजर आई। जब एलएनजी आप टाइमली नहीं प्रोक्योर कर सकते, उसको एडहॉक पॉलिसी कहा जाता है। जब यूरिया की शॉर्टेज आ जाए वो एडहॉक पॉलिसी होती है। भाई पॉलिसी तो आपने बनाई नहीं, दूर से भी नहीं गुजरी। सर, आपको शायद नहीं इल्म के मेरे मसीहा ने एक मरतबा फिर देर से ही सही मगर यूरिया वाली बात का नोटिस ले लिया है। अब हमें सिर्फ अल्लाह ताला ही बचा सकता है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अकरम चीमा साहब, ये नया कट्टा इन्होंने खोल दिया। इन्होंने कहा कि एडॉगिज्म के 2 बानी जद्द अमजद आप ही लोग हैं। इतनी सारी बातें इन्होंने की, अब मैं दोहराते हुए अच्छा नहीं लगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वसूख से कहता हूँ कि हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3.5 साल दौरे हुकूमत के अंदर कोई ऐसी एडहॉक पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर नहीं अपनाई गई कि जिससे मुल्क को और मुल्की ख़जाने को नुकसान हो। और ये एडहॉक पॉलिसीज़, मैं उन एडहॉक पॉलिसीज़ की बात करता हूँ कि जिसके अंदर ये चीज़ नहीं देखी गई कि इसमें क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। सिर्फ ये देखा गया कि वोट बैंक किस तरह बढ़ेगा। जिस तरह मैं अभी आपके सामने गैस का जिक्र कर रहा था कि 2011 से गैस कनेक्शंस के ऊपर मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर पाबंदी थी कि नए गैस कनेक्शंस नहीं दिए जाएंगे। और जैसे ही 2017 के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत ने देखा कि अब हमें वोट लेने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने MNAs को बेपनाह स्कीम्स का इजरा किया, जिसको आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भुगत रही है। देखें, इत्तेफाक की बात है, ये जो परवेज़ खटक साहब भी जिन स्कीमों की बात कर रहे थे, गैस की स्कीमों की बात कर रहे थे, ये उन्हीं स्कीम्स की बात कर रहे थे कि जो नून लीग के दौर में एग्जीक्यूट की गई और बता दिया गया कि जी इन इलाकों को गैस दे दें, जबकि सालाना 9% के हिसाब से गैस की जो हमारे रिज़र्व हैं उसके अंदर शॉर्टेज हो रही है, गैस की प्रोडक्शन के अंदर शॉर्टेज हो रही है। और एक भी नवाज़ दौर के अंदर गैस की नई दरियाफ्त नहीं की गई, और ना ही उस सेक्टर के ऊपर किसी किस्म का पैसा खर्च किया गया, ना ही गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के ऊपर कोई पैसा खर्च किया गया। सिर्फ और सिर्फ जो है ना बेदरीक सियासी बुनियादों पे गैस को बांटा गया, जिसका खमियाजा आज पूरा पाकिस्तान जो है गैस शॉर्टेज की सूरत में भुगत रहा है, हमारी इंडस्ट्री भुगत रही है। और मैं समझता हूं कि देखें, जब तक आप सियासतदान दलेराना फैसले नहीं करेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। नाजरीन, सलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से शफीउल्लाह आप लोग देख ही रहे हैं। थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, इंशाअल्लाह ताला उसके बाद आकर के फिर एक दूसरे के दामन पे कुछ न कुछ उछालने की कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।